कल हम लोग ने पढ़ा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और साथ ही एक प्रोसेस पढ़ी थी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन काफी बड़ी घटना थी, उसको हम लोग एक बार दोबारा पढ़ते हैं ताकि चीजें दिमाग में रहें। कल क्या बताया था आपको? कल आपको बताया गया था कि यहां से चीजें छन के आ गई थी, याद है? हमारा ब्लड छन जाता है और ब्लड छन के ही यूरिन बनाता है, नहीं बनाता है? लेकिन जब ब्लड छन जाता है तो उसमें कितनी चीजें आ जाती हैं? इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं कि वेस्ट चीजें आ जाती है कि दोनों? हाँ, इंपॉर्टेंट भी आ गई और वेस्ट भी आ गई, दोनों चीजें आ जाती है, राइट? लेकिन हमें किसको यहां रहने देना है? यहां पे किसको रहने देना है? वेस्ट को। किसको निकाल लेना है? निकालने की कई जगह है। पहली जगह का नाम है पीसीटी। पहली जगह का नाम है पीसीटी। दूसरी जगह का नाम बताया था लूप ऑफ हेनले। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? क्यों होता है? यहां पर होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। ब्रश जैसा होता है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अच्छा, फिर इसके सबसे कम कहां पे होता है? अब लूप ऑफ हेनले में भी दो चीजें हैं, डिसेंडिंग में होता है कि असेंडिंग में? डिसेंडिंग की असेंडिंग? असेंडिंग में, ठीक है। और पतले वाले भाग में कि मोटे वाले भाग में? मोटे वाले भाग। मोटा होगा तो रिएब्जॉर्प्शन कम कर पाएगा, बोलो सही कि नहीं? अब बारी आती कहां की? डीसीटी। इसके बाद होता है डीसीटी में। डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है कि नॉन कंडीशनल? मतलब अगर चीजों को मेंटेन करना है तो करेंगे, नहीं मेंटेन करना है तो नहीं करेंगे, राइट? आखिरी बार कहां पे होगा? कलेक्टिंग डक्ट में। यहां पर किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन हुआ था? दो चीजों का। एक कुछ हुआ था एक्टिव और कुछ हुआ था पैसिव। एक्टिव के लिए बताया था फार्मूला गाना, और कितना परसेंट हुआ था? 100%। जरा पैसिव बताइए किसके किसके लिए हुआ था? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये था 80%। 70 से 80%। ये था 70 से 80%। जबकि बाइकार्बोनेट आयन आया था 90% तक। बोले क्लियर हो गया ये सब? कल की बातें याद दिला दी। अब आते हैं लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट आपको दिखेंगे। ये पार्ट कैसा है और ये पार्ट कैसा है? तो डिसेंडिंग पार्ट किसके लिए परमेबल था? वाटर के लिए। लेकिन किसके लिए इम्परमेबल नहीं था? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल था। तो इसीलिए यहां सांद्रता बढ़ जाती थी कि घट जाती थी? यहां की सांद्रता बढ़ती थी कि घट जाती थी? बढ़ जाती थी। इसीलिए हम लोग ने इसको बोला था कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। बोलिए। अच्छा, किसी जगह यहां पे उल्टा होता है, उल्टा, जस्ट उल्टा। यहां से पानी निकला था लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकले थे। इलेक्ट्रोलाइट यानी आयंस। अब यहां पे क्या हो गया? यहां पे क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन क्या नहीं निकलेगा? वाटर नहीं निकलेगा। इसीलिए ये इसका उल्टा होगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट है तो ये कैसा हुआ? ये हुआ डाइल्यूटिंग सेगमेंट। बोलिए, इतनी बातें क्लियर है अब तक? अच्छा, अब डीसीटी में क्या होता है? डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहां से तीन चीजें बाहर आती हैं। देखो, ये जो 90% था बाइकार्बोनेट आयन वो यहां से बाहर आ गया, और जो 10% के करीब था वो यहां से बाहर आया। कितना परसेंट? 10%। और यहां पर दो चीजें जो बच गई, वहां से आता है वाटर और
अब यहां से बाहर आता है क्या, वाटर और NaCl। लेकिन इनका बाहर आना कंडीशनल होता है कि अनकंडीशनल? कंडीशनल वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। कंडीशनल वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। इतनी चीजें हो गई और डिपेंड करता है हार्मोन पर। अगर शरीर में पानी ज्यादा है तो आप बताइए, शरीर में पानी ज्यादा है तो निकालेंगे कि रोकेंगे? तो निकाल देंगे, सही है ना। निकालने के लिए कुछ हार्मोन निकलेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, शरीर में पानी कम है तो शरीर शरीर पानी को निकालेगा कि रोकेगा? रोकने के लिए क्या करेगा, यूरिन को गाढ़ा कर लेगा कि पतला? गाढ़ा कर लेगा। वो सब यहां से होता है, वो सब यहां से कंट्रोल होता है, वो देखेंगे अभी हम लोग कुछ देर बाद। आखिरी में आखिरी में फिल्ट्रेट पहुंचा कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, फाइनल वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, फाइनल वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इससे यूरिन जो बन जाएगा, यूरिन वो कैसा होगा, यूरिन गाढ़ा होता है कि पतला? गाढ़ा होता है। हमने कल बताया था मोटा मोटा, हमारे प्लाज्मा की तुलना में 4 गुना गाढ़ा। प्लाज्मा की तुलना में कितना गाढ़ा? प्लाज्मा का जो गाढ़ापन है उसको नापा गया तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर आया, जबकि हमारे पेशाब यानी इसका यूरिन का नापा गया तो 1200 आया। अब बताओ कौन ज्यादा गाढ़ा है? हाँ, प्लाज्मा में 300 आया वैल्यू और उसमें आया 1200। 1200 ज्यादा होता है कि 300? और गाढ़ेपन को नापते हैं कैसे, नापते हैं ऑस्मोलिटी को नापते हैं कैसे, मिली ऑस्मोल पर लीटर में। हमारे प्लाज्मा की कितनी है, 300, और हमारे यूरिन की कितनी है? तो यूरिन प्लाज्मा की तुलना में कितना गाढ़ा हुआ? हाँ, तो 4 गुना गाढ़ा हुआ। समझ में आई बात? तो 4 गुना गाढ़ा हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। और यूरिन शब्द पहली बार कहां पे इस्तेमाल किया, कलेक्टिंग डक्ट में। ये कल का हो गया रिवीजन, ठीक है ना। अब आज के कुछ पॉइंट्स जो कल थोड़े से रह गए थे। पहला, देखो, सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है, ये मेरा एक क्वेश्चन है, समझो। सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है? नोट में ही लिखेंगे, उसी में आंसर भी लिखेंगे। नोट में पहले क्वेश्चन पूछा मैंने, सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है? आप बताओ कौन करता है। पीछे चले, इधर देखो। ऑस्मोलैरिटी वही मेंटेन कर सकता होगा जहां से पानी और नमक निकले। अब बताओ पानी और नमक कौन निकल रहा है? माना कि यहाँ रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्या मेंटेन करता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को। पानी और नमक को सबसे ज्यादा कौन मेंटेन करता है? लूप ऑफ हेनले। इसीलिए इसका आंसर होगा लूप ऑफ हेनले। बताइए सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है? इसका आंसर आएगा जो जो वाटर व इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए परमेबल हो। आप बताओ कौन था दोनों के लिए परमेबल? दोनों के लिए परमेबल हो, एंड दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो सबसे ज्यादा ये मेंटेन करेगा। अब अगला क्वेश्चन इसी नोट में ही चल रहा है। लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से क्यों बाहर आता है? लिटिल आता है कि मोर अमाउंट? लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया, यहां पे कल बताया था आपको, यहां से यूरिया निकला था, यहां चला गया था थिन वाले पार्ट में, गया था कि नहीं गया था? ठीक है ना, ये देखो दोबारा दिखा दे रहे हैं। तो यहां से क्यों निकला, ताकि यहां की सांद्रता बढ़ा दे, ताकि यहां की सांद्रता बढ़ा दे, जिससे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाए। तो लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से क्यों बाहर आता है? और बाहर मतलब कौन से, किस जगह? टिश्यू फ्लूइड। क्यों बाहर आता है, इसका आंसर भी यहीं पे दे दीजिए। आंसर आएगा
ताकि मेडुला के टिश्यू फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को क्या किया जा सके, हाँ बनाए रखे, मतलब मेंटेन किया जा सके। और इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, पक्का। अच्छा, लिटिल अमाउंट में यूरिया निकला था कि ज्यादा अमाउंट में निकला था? अच्छा, यूरिया घातक है ना, इसलिए देखो यहाँ पे मेंटेन नहीं रहा, तुरंत एब्जॉर्ब हो गया। कहाँ एब्जॉर्ब हुआ? थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूरिया? ये जो यूरिया निकला, इसका फ्यूचर क्या है? निकले हुए यूरिया का फ्यूचर क्या है? आंसर आए, टिश्यू फ्लूइड में, ये जो टिश्यू फ्लूइड में यूरिया आ रहा है, उसने काम तो ये कर दिया ऑस्मोलैरिटी, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है? क्या वो वही बना रहेगा? नहीं, टिश्यू फ्लूइड में उपस्थित यूरिया का फ्यूचर क्या है? देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और आंसर देता जा रहा हूं। आंसर आएगा थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ताकि किडनी को नुकसान ना पहुंचे। सही है। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट, इसलिए हमने क्वेश्चन बना बना के आंसर दिया। हम डायरेक्ट भी लिखा सकते थे, इसका काम ये, इसका काम ये, इसका काम ये है, पर ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है? LOH, लूप ऑफ हेनले। अगला क्वेश्चन था कि लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आता है कि ज्यादा? पहले ये बता दो। लिटिल अमाउंट ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा तो निकाल दिया जाता है यूरिन से, थोड़ा सा यूरिया आता है, और वो भी कहां से बाहर आता है? कलेक्टिंग डक्ट से। अच्छा, क्यों आता है ये पूछा मैंने आपसे क्वेश्चन, ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। किसके अकॉर्डिंग? बॉडी के अकॉर्डिंग, ताकि बॉडी की जरूरत के अकॉर्डिंग ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। अगला क्वेश्चन, टिश्यू फ्लूइड में जो यूरिया आया है, उसका फ्यूचर क्या है? क्या वो वही बना रहेगा कि अंदर चला जाएगा? हाँ, वो अंदर चला जाएगा। किस पार्ट में जाएगा? थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ताकि किडनी को कोई नुकसान ना हो और ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन हो गई। मतलब अपना काम भी हो गया, सांप भी मर गया, पर लाठी भी नहीं टूटी। मतलब यूरिया को हमने काम में भी ले लिया, और वो जहरीला था इसलिए वापस भी भेज दिया। सही है कि नहीं? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिनसे जरूर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और यहीं पर बच्चा फंसता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें ये क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? बढ़े आगे। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे 3 जिससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बताइए, सबसे ज्यादा सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन कहाँ होता था? लूप ऑफ, नहीं नहीं, कहा सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन पूछ रहा हूं, पहले शब्द तो सुनिए। पीसीटी,
पीसीटी, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? पीसीटी। अच्छा, सबसे कम कहाँ होता है? लूप ऑफ हेनले। ऑस्मोलारिटी सबसे ज्यादा कहाँ मेंटेन होती है? क्वेश्चन अलग अलग है। घोड़ा, गधा, खच्चर सब अलग अलग चीजें हैं। घोड़े पे क्वेश्चन हो, घोड़े वाला जवाब। गधे वाला क्वेश्चन हो, गधे वाला जवाब। बताओ फिर से सुन के। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ होता है? पीसीटी, एलओएच में नहीं। अच्छा, सबसे कम कहाँ होता है? एलएच में भी कहाँ? असेंडिंग की डिसेंडिंग? चलो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब सबसे ज्यादा ऑस्मो रेगुलेशन कहाँ होता है? लूप ऑफ हेनले में। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ पानी को मेंटेन किया पड़ा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सॉल्ट को। यूरिया कहां से निकलता है? कलेक्टिंग डक्ट। कहां को जाता है? इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। क्यों आता है यूरिया बाहर? ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक लास्ट प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन, याद है कुछ? एक प्रोसेस है लास्ट, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको सेलेक्टिव सिक्रीशन भी कहते हैं। यानी चयनात्मक श्रावण। अच्छा इधर देखो, इतनी बार हम लोग फिगर बना चुके हैं कि एक चीज याद हो गई है। फिगर क्लियर है ना? ये सारे पार्ट आप जानते हो। अब देखो जरा, कल बताया था आपसे यहां से ब्लड वेसल आ रही है, एफरेंट, और यहां से निकलेगी। जब आ रही देखो मोटी है, जब निकल रही तो पतली हो गई थोड़ी सी। ये एफरेंट आर्टीरियोल था, ये ग्लोमेरुलस था, ये एफरेंट आर्टीरियोल था। अब याद करो, ये इसके ऐसे पैरेलल जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है? जा रही है ना? अब की बारी चीजें पता है क्या हो रहा था? पहले केस में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में चीजें यहां से यहां आ रही थी। बताओ, देखो चेक कर लो एक बार, चीजें बाहर आ रही थी कि अंदर? बाहर आ रही थी। बाहर आके कहां जाएगी? ब्लड में। यानी बाहर आके यहां चली जाएंगी चीजें, यहां से निकल के यहां जा रही थी इस ब्लड वेसल्स पे। अब उल्टा होगा, इसमें कुछ कचरा रह गया है, उनको वापस डालना है यहाँ पे। कुछ कचरा यहाँ पे रह गया है, उनको वापस डालना है, जो यहाँ से नहीं छन पाया था। जब यहाँ से कचरा छन रहा था तो कुछ कचरा नहीं छन पाया, क्योंकि ब्लड की स्पीड बहुत तेज थी, तो वो छनने से रह गया था। इस कारण ये प्रोसेस करानी पड़ेगी। और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा ये होगी। क्या होगी दिशा, जरा बताइए? इधर से इधर होगी कि इधर से इधर? इधर से इधर होगी। और कौन सी चीजें जाएंगी? वेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, सोच के देखना, सारा वेस्ट यहां तो आ ही गया, माना 90% आ गया है, इसमें बचा भी है तो कितना? 10%। अच्छा बताओ, इधर सांद्रता वेस्ट की कम है कि ज्यादा? और इधर ज्यादा है। अब बताओ, हमने हमेशा सिखाया है, अगर कोई भी चीज कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगी तो आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। और इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे कि पैसिव? हाँ, तो यहां खर्च करो क्या? एटीपी, या एटीपी लॉस होगा। अब देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, और इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। समझ आई बात? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होगा। तो मैं ये चीज बाहर लिख देता हूं, अंदर नहीं।
अंदर लिखूंगा तो बाकी चीजें नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो वेस्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा, इसको बोलते हैं ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा छन नहीं पाया, पूरी तरह से छन नहीं पाया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा पूरी तरह से छन नहीं पाया, उसे ब्लड, अब ब्लड कहां भरा हुआ है इसमें, इसका नाम था पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, उसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से कहां ले जाएंगे, नेफ्रॉन में, नेटवर्क से नेफ्रॉन्स में ले जाते हैं। ठीक है ना, एक तो ये पर्पस है। इसका एक और पर्पस है, क्या, इस प्रोसेस से क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच बैलेंस व आयनिक बैलेंस भी मेंटेन कर लिया जाता है, आयनिक बैलेंस भी मेंटेन कर लिया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी देखना एनसीईआरटी में इसी बात पे फोकस किया गया है, मेंटेन कर लिया जाता है, मेंटेन कर लिया जाता है। तो दो फायदे हुए, एक तो जो कचरा छन्ने से रह गया वो दोबारा नेफ्रॉन में चला जाएगा, और दूसरा फायदा ये है कि जब ये प्रोसेस होगी तो एसिड बेस बैलेंस, पीएच और आयनिक बैलेंस भी शरीर में मेंटेन हो जाएगा। शरीर में जितना आयन चाहिए उसको रोक लिया जाएगा, एक्स्ट्रा है तो डाल दिया जाएगा। एक्स्ट्रा है, मान लो मेरे शरीर में एक्स्ट्रा रह गया तो इस प्रोसेस से वापस डाल देंगे और वो पेशाब के थ्रू बह जाएगा। बोलो सही है ना। या मेरी बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई या बेसिसिटी बढ़ गई, तो ये इसको पता है कितना 7.4 रखना है, ब्लड का पीएच कितना रखना होता है। अच्छा, अगर बढ़ रहा है तो ये इधर उड़ेल देगा, घट रहा है तो रोक लेगा, अपना मेंटेन कर लेगा। तो इस प्रोसेस के दो काम थे, एक तो कचरे को बाहर निकालना और दूसरी प्रोसेस क्या थी, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना। और ये तीन जगह पे होता है, एक्टिवली होता है कि पैसिव। वैसे ये मैं पहले बता चुका हूं, हाँ एक्टिव होता है पहले बता चुका हूं। और देखो तीन जगह पे होता है, ये पहली कौन सी जगह है, पीसीटी, दूसरी कौन सी जगह होती है, डीसीटी। तो पहली पीसीटी, दूसरी यहां लिख देता हूं डीसीटी, और तीसरी जगह पे होती है कलेक्टिंग डक्ट। तो तीन जगह पे होती है। तो डीसीटी, अच्छा पीसीएन लिख गया है, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो तीन चीजें हैं, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अब देखो होगा क्या, पीसीटी में कौन कौन सी चीजें जाएंगी, यहां से दो चीजें जाएंगी, H+ आयन और अमोनिया। पुरानी वाली एनसीईआरटी में H+ आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन भी लिखा है, नई वाली में करेक्ट हो गया 24-25 वाली में, 24-25 वाली में करेक्ट कर दिया है। तो पिछले साल हम लोग ने भी वही पढ़ाया था, अभी हम लोग नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करके चल रहे हैं, उसमें H+ आयन और केवल अमोनिया लिखा रह गया, अभी मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, है ना। पिछली बार हमने पढ़ाया था H+ आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन, क्योंकि पिछली किताबों में K+ आयन भी लिखा था। अब K+ आयन हट गया है, वास्तव में K+ आयन होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ एब्सॉर्ब नहीं होता। तो H+ आयन और अमोनिया ये यहां से यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो अमोनिया कचरा था कि नहीं था, तो अमोनिया जहरीला था कि नहीं था, देखो भेज दिया गया वापस। H+ आयन इसलिए भेजा गया ताकि पीएच को मेंटेन कर दिया जाए। बोलो भाई, पीएच को मेंटेन करेंगे, वरना हमारा ब्लड का पीएच 7.4 से क्या हो जाता, कम हो जाता। H+ आयन एसिडिक है कि बेसिक, अम्लीय है कि क्षारीय, अम्लीय है ना, तो पीएच घटाएगा कि बढ़ाएगा, घटाएगा, इसीलिए भेज दिया गया। चलो यहाँ पे दो चीजों का हो गया, यहाँ पे दो चीजों का हो गया, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, थोड़ा यहां लिख देता हूं। एक हो गया अमोनिया
और एक हो गया H+N, दो चीजें यहां से यहां चली जाती है। अच्छा देखो डीसीटी में किस किस चीज का होता है, डीसीटी में कौन सी चीज यहां से आ जाएगी, देखो यहां से आ जाएगी भाई, इस ब्लड से निकलेगी यहां चली जाएगी, क्या क्या जाएगी यहां से यहां, यहां पे जाएगी H+N, K+N और अमोनिया, तीन चीजें जाएंगी। और यहां पर केवल दो चीजें जाएंगी, यहां से यहां केवल दो चीजें जाएंगी। कौन कौन सी दो चीजें जाएंगी, H+N और H+N और पोटेशियम आयन। बस देखो इस तरीके से आयनिक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और वेस्ट मटेरियल भी वापस चला गया, क्योंकि अमोनिया वेस्ट मटेरियल है। और देखो आयनिक बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है और पीएच भी मेंटेन हो जाएगा। तो तीन जगहों पे होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहली जगह कौन सी है, पीसीटी। आप क्वेश्चन पूछेगा पीसीटी में कौन कौन सी चीजों का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, दो चीजों का, अमोनिया और H+N, अमोनिया और H+N। अच्छा डीसीटी में तीन चीजों का, H+N, K+N और अमोनिया। और यहाँ पे अमोनिया हटा दो, क्या बचा, H+N और K+N। ये कलेक्टिंग डक्ट में होता है। आयनिक और पीएच बैलेंस इसका मेन पर्पस था। जैसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होता है, पीसीटी में, वैसे ही सबसे ज्यादा ये यहां होता है। बताओ अगर पूछे जाए सबसे ज्यादा कहां होता है, बताओ, यहां लिख देते हैं मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहां होता है, डीसीटी में होता है। सबसे ज्यादा ट्यूबुलर सिक्रीशन डीसीटी में होता है। और पहले ही बता चुका हूं एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव, ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं होगी, होगी। तो जो चीजें छन नहीं पाई थी वापस आ गई नेफ्रॉन में। और कितनी जगहों पे ऐसा काम हुआ, तीन जगहों पे। कौन कौन सी तीन जगह हैं, पहला पीसीटी, दूसरा डीसीटी और तीसरा सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। हम्म और टर्म यूरिन बार बार बता रहा हूं, कल भी बताया था, कहां पे इस्तेमाल करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में। इतनी बात क्लियर हो गई। इस तरीके से हमारे बॉडी का पीएच और हमारी बॉडी में आयंस का मेंटेनेंस कर लिया जाता है। हो गया फिनिश्ड। तो ये हो गया आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी अब आपका यूरिन पूरी तरह से बन चुका है। और यूरिन प्लाज्मा की तुलना में कितने गुना गाढ़ा है, यानी प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी 300, तो यूरिन की ऑस्मोलिटी 1200, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर।
नेटवर्क। हो गया ये क्लियर? इस तरीके से आपका यूरिन बन चुका है। अच्छा, अब यूरिन का केमिकल कंपोजिशन भी देख ले और फिर यूरिन को कैसे डिस्चार्ज करते हैं ये भी देख ले। यूरिन का केमिकल कंपोजिशन देखो, मैं ट्यूबुलर सिक्रीशन एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। ये एनसीईआरटी है। कितनी जगहों पर ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ पहले ये बताओ? 3 जगहों पर। जबकि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा था? पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, 4 जगहों पे। लेकिन ये 3 जगहों पे होता है। और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां हुआ था? पीसीटी। लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन सबसे ज्यादा कहां होता है? डीसीटी। समझ में आई कुछ डिफरेंसेस? देखो, कल यहां तक हम लोग ने पढ़ा था, आज इसके आगे पढ़ रहे हैं। कह रहे पीसीटी ऑल्सो, ये मैं ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ रहा हूं। पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। मतलब पीएच भी मेंटेन करता है और आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है। कहां पे? बॉडी में। बॉडी में करता है। कैसे करता है? बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, एक्टिवली करता है कि पैसिवली? नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है क्यों कर रहा है एक्टिवली? क्योंकि कम से ज्यादा की तरफ, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ भेजा जा रहा है ना? रटना नहीं है हमें। फिर क्या बोला गया है? कौन कौन सी चीजें सेलेक्टिवली सिक्रीट हो जाएंगी? यहां पे 2 चीजों का सिक्रीशन हुआ था। पहला हाइड्रोजन आयन, दूसरा अमोनिया। अमोनिया, ठीक है, ये हो गया। और ये कल वाली लाइन है, ये तो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन नहीं। ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन 90% यहां पे हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एलओएच को छोड़ दो क्योंकि वहां होता नहीं है। यहां आ जाइए। यहां पे क्या होता है? यहां पर 2 चीजों का सिक्रीशन होता है। सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं 3 चीजों का, हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन और अमोनिया। 3 चीजें बताई थी अभी अभी, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया। क्यों होता है? ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन किया जाए। पीएच और आयनिक बैलेंस, वही पर्पस है। पीएच और आयनिक बैलेंस, हर जगह यही लिखेगा, पीएच एंड आयनिक बैलेंस। पीएच नहीं लिखेगा तो बोलेगा एसिड बेस बैलेंस। ये देखो, यहां पर 2 चीजों का वो हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहां पर 3 चीजों का होता है, पर उन्होंने 2 ही लिखा है, लेकिन थ्योरी में सही लिखा है, H प्लस आयन, K प्लस आयन और अमोनिया। और यहां पर जो होता है कलेक्टिंग डक्ट में होता है 2 चीजों का, H प्लस आयन और K प्लस आयन। अब देखो क्या लिखा है, कलेक्टिंग डक्ट में आ गए हम लोग। कलेक्टिंग डक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ, ऑल्सो प्ले ए रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाई सेलेक्टिव सिक्रीशन। कौन सी चीजें? H प्लस आयन और K प्लस आयन से बैलेंस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ये पूरा हो गया कवर अप। ये पूरा हो गया कवर अप। अब हम पढ़ेंगे यूरिन का, पहले कंपोजिशन पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा उल्टा सीधा दिया है, हम लोग सीधा सीधा करेंगे। इन्होंने पहले यूरिन को गाढ़े करने की बात कर ली है। अभी हम यूरिन को गाढ़े करने की बात नहीं करेंगे, मतलब काउंटर करंट की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? हम पहले बताएंगे यूरिन का कंपोजिशन क्या है, फिर हम यूरिन को गाढ़े करने की बात करेंगे। यूरिन कंपोजिशन, यूरिन का कंपोजिशन देखो, यूरिन में होता क्या है, मैं आपको पहले एक बार बता दूं, दिखा दूं कि यूरिन में क्या क्या होता है।
देखिए, यूरिन में सबसे ज्यादा होता है पानी। अगर हम यूरिन को लें तो यूरिन में सबसे ज्यादा होता है पानी, करीब 95% के करीब पानी है। अच्छा, उसके अलावा उसमें और क्या होता है? और उसमें करीब 2% के करीब यूरिया होता है। 2% के करीब यूरिया होता है। बताओ, 95% पानी, 2% यूरिया, करीब 2.8% होता है डिजोल्व सॉल्ट्स एंड अदर आयंस। यानी जो घुलनशील नमक है वो, और क्या होते हैं? आयन, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्रिएटिनिन, अमोनिया और यूरिक एसिड भी थोड़ा बहुत होता है। वो कितना होता है? 0.2% ओनली, 0.2% ओनली। तो एक बार बताइए, वाटर कितना होता है? 95%। वाटर कितना होता है? 95%। ठीक है ना? अच्छा, फिर बताइए वो कितना होता है? यूरिया 2%, 97% हो गया, 97% हो गया। अब बचता है ये 2.8%। 2.8% होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी सॉल्ट और आयंस। सॉल्ट और आयन को इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। 2.8% इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बचा खुचा जो 0.2% होता है वो होते हैं जहरीले पदार्थ। अच्छा, सबसे जहरीला क्या है? अमोनिया। और सबसे कम जहरीला क्या था? वो भी होता है। और थोड़ा क्रिएटिनिन भी निकलता है। किडनी में जब क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है तो समझ लो किडनी फेल होने वाली है। कि जो लोगों का किडनी फेल होने वाला होता है, कैसे पता करते हैं? यूरिन सैंपल दे लेते हैं, यूरिन सैंपल की रिकॉर्ड आ जाती है। क्रिएटिनिन नॉर्मल व्यक्ति में कम होना चाहिए, उस व्यक्ति का ज्यादा बढ़ा हुआ है। ज्यादा बढ़ा हुआ है मतलब किडनी में लोड ज्यादा है, इसका मतलब किडनी फेल होने वाली है। समझ में आई बात? तो इसी से पता चलता है कि किसी का क्रिएटिनिन अगर लगातार हाई हो मतलब किडनी पे लोड ज्यादा है, कम करो नहीं तो फेल हो जाएगा। कई कारण हो सकते हैं, अल्कोहल लेना, बहुत सारी ड्रग्स लेना, उल्टे सीधे नशे करना, ठीक है ना? तो ये सारे कारण हो सकते हैं क्रिएटिनिन के बढ़ने का। और क्रिएटिनिन अगर नहीं नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, किडनी फेल होना तय है। ठीक है, तो ये सारा कंपोजिशन हो गया जो कि एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली नहीं दिया हुआ था। तो ये बात हमने आपको बता दिया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चलो लिख लें। बताओ, वाटर कितना? 95% के अप्रोक्स। ठीक है, और यूरिया कितना? 2% के अप्रोक्स। और बताइए, इलेक्ट्रोलाइट्स कितना? इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने लिख दिया सॉल्ट ऑब्लिक आयंस एक्सेट्रा। ये होता है 2.8%। अब बचा खुचा 0.2% क्या होता है? अमोनिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। ये हो गया 100% कंपोजिशन। अच्छा, यूरिन का कलर कैसा होता है? पेल येलो, हल्का पीला। अच्छा, यूरिन इज विस्कस, और यहां लिख देता हूं 4 टाइम्स मोर विस्कस। विस्कस मतलब चिपचिपा, गाढ़ा। यहां पे बोलना पड़ेगा गाढ़ा, चिपचिपा नहीं, गाढ़ा। 4 टाइम विस्कस देन प्लाज्मा, देन प्लाज्मा। और इसीलिए हमारा यूरिन होता है हाइपर आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब होता है गाढ़ा। 1 पॉइंट, 2.3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और यूरिन की बैड स्मेल क्यों होती है? यूरिन की बैड स्मेल क्यों होती है? बैड स्मेल होती है क्योंकि यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। कैसे? बाय द टॉयलेट बैक्टीरिया। टॉयलेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो जीवाणु है टॉयलेट में, टॉयलेट में जीवाणु तो बहुत ज्यादा है। टॉयलेट तो बैड प्लेस है, इसीलिए उसको डेली नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। तो वहां पर जो यूरिया होते हैं, वो यूरिया जो हमने डिस्चार्ज किया टॉयलेट के बैक्टीरिया उसको अमोनिया में बदल देते हैं। और बैड स्मेल का कारण है अमोनिया, ना कि यूरिया। और आप कभी पब्लिक टॉयलेट्स में जाइए तो वहां पे अजीब सी बगल से स्मेल आने लगेगी, वो स्मेल अमोनिया की है, क्योंकि अमोनिया काफी इरिटेटिंग स्मेल देता है। तो बैड स्मेल का कारण क्या है? अमोनिया। अच्छा, एक दिन में प्रति व्यक्ति लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया निकालता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया निकालता है
एक दिन में व्यक्ति 25 से, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एक दिन में कितना यूरिया निकालता है? 25 से 30 ग्राम। जो यूरिया हम लोग टॉयलेट में करते हैं, अगर वो कुछ देर रुक गया, ड्रेन नहीं किया गया, स्पेशली पब्लिक टॉयलेट्स पे, पब्लिक टॉयलेट्स में क्या होता है, बहुत स्मेल आती है, आपने देखा होगा, है ना, बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है। उसका कारण यूरिया नहीं है, बल्कि यूरिया तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, अमोनिया। तो अमोनिया गैसेस फॉर्म में होता है, दूर दूर तक फैल जाता है और लोगों को इरिटेट करता है। बढ़े आगे। तो यूरिया में पानी सर 95%, यूरिया में सॉरी यूरिया में बोल रहा हूं, यूरिन में पानी 95, यूरिन में यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमोनिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन 0.2%। कलर, अच्छा विस्कस होगा कि नहीं होगा, हाइपरटॉनिक, आइसोटॉनिक या हाइपोटॉनिक, अच्छा अच्छी स्मेल आती कि बैड स्मेल, बैड स्मेल के कारण यूरिया की अमोनिया, अच्छा अमोनिया कैसे बन गया भाई, द टॉयलेट बैक्टीरिया, टॉयलेट बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द यूरिया अगेन इनटू अमोनिया। यूरिन का पीएच लगभग 6, लगभग 6, और अभी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, डिपेंड करता है डाइट पे, डिपेंड करता है डाइट पे, हम खाना कैसा खा रहे हैं। अगर कुछ ना पूछा जाए तो ये, बट इसका पीएच बदलता रहता है, डिपेंड्स अपॉन डाइट। अगर मिनरल्स खाएंगे तो एल्कलाइन हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा मांस मछली खाते हैं तो एसिडिक हो जाता है, और कुछ नहीं, नॉर्मल पूछा जाए तो 6। एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया, 30 grams यूरिया is discharged through urine per day। अच्छा पर डे हमारा जो यूरिन होता है वो कितना लीटर होता है? हाँ लगभग 1.5 लीटर पर डे, पहले ही बता चुका हूं, 1.5 लीटर यूरिन पर डे डिस्चार्ज करते हैं हम लोग। पीएच होता है 6, लेकिन डाइट पर डिपेंड करता है। हो गया क्लियर? देखिए अगर अगर हमारे यूरिन के कंपोजिशन में जरा भी बदलाव आता है, क्या हमारे यूरिन में ग्लूकोज होना चाहिए? नहीं। क्या हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज होनी चाहिए? नहीं। ठीक है ना? बाई टेस्टिंग यूरिन, यानी यूरिन का परीक्षण करके, बाई टेस्टिंग यूरिन वी कैन आइडेंटिफाई सम डिजीजेस, हमको कुछ डिजीजेस का पता चलेगा, जैसे जैसे एग्जाम्पल दें, किसी को शुगर हो गया, शुगर डिजीज तो कॉमन है, इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, और इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस। शुगर डिजीज को बोलते हैं मधुमेह,
या डायबिटीज मिलाइटस? डायबिटीज मिलाइटस इसमें होता क्या है, अगर इस पर्सन का यूरिन लें, यूरिन चेक करें, अगर यूरिन टेस्ट किया जाए इसका, तो इसके यूरिन में दो चीजें नजर आएंगी। एक नजर आएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा इसमें, और कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा होगी, कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा होगी। ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया। और अगर इसमें कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। तो बताइए ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया कंडीशन कब देखने को मिलेगी, नॉर्मल व्यक्ति में कि एबनॉर्मल व्यक्ति में? एबनॉर्मेलिटी कौन सी एबनॉर्मेलिटी, डायबिटीज या शुगर डिजीज? मधुमेह वाले रोगों का यूरिन चेक करोगे, हमारा यूरिन चेक करोगे, हमारे में ग्लूकोज नहीं मिलेगा, हमारे में कीटोन बॉडीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं डायबिटिक हो गया तो मेरा अगर यूरिन चेक किया जाए तो उसमें ग्लूकोज भी मिलेगा और कीटोन बॉडीज भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई होगी। अगर इंसुलिन की कमी हो गई होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। अगर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारा शरीर से लेगा कि निकाल देगा, एक्सेस चीजों को शरीर निकाल देता है। तो ये अब हमारे लिए एक्सेस हो गया, अब हमारा शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, शरीर इसको बाहर निकाल देगा यूरिन से। और सबसे बड़ी पहचान है शुगर वाले लोगों की, टॉयलेट करने के बाद चींटियां लगना। बोलो सही है ना? अगर कहीं टॉयलेट किया किसी ने और शुगर वाला पेशेंट है, चींटियां तुरंत, चींटियां मीठे को पहचान जाती है, तुरंत उस तरह इन्फ्लुएंस हो जाती है। लेकिन हाँ, कृपया करके लाइफ में चींटियों का वेट मत किया करिए, ब्लड टेस्ट कराने से सही विकल्प रिजल्ट मिलेगा। पता लगा चींटी नहीं आई और आप डायबिटीज हो निपट गए, पता लगा चींटी का इंतजार कर रहे हो। ये मैंने एक सिम्टम बताया, ऐसा होता है यूजुअली। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर वो डायबिटिक है और यूरिन टेस्ट किया जाए तो उसमें दो चीजें बढ़ी हुई नजर आएंगी। पहला ग्लूकोज, ग्लूकोज बढ़ने को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। और दूसरा कीटोन बॉडीज। सर कीटोन बॉडीज कहां से आ गई, ग्लूकोज तो समझ में आ रहा है। सुनो मेरी बात, होता क्या है कि अब व्यक्ति को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से, पहले व्यक्ति को एनर्जी कहां से मिलती है, सबसे पहले हमारा शरीर एनर्जी निकालता है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं निकाल रहा है, तभी तो कार्बोहाइड्रेट तो एक्सेस होके ब्लड से, यूरिन से निकल जाएगा। तो एनर्जी मिलेगी कहां से, एनर्जी मिलेगी फैट से। कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन एनर्जी देता है, फैट। और याद करो शुरू में, शुरू के चैप्टर में फैट का जब ऑक्सीडेशन किया था, चेक करो पीछे जाके, तो कीटोन बॉडीज बनी थी कि नहीं बनी थी? तो कीटोन बॉडीज बनती है, ये बात वहां से कनेक्ट करिए। कीटोन बॉडीज फैट के ऑक्सीडेशन से बनती है। इसका मतलब अब व्यक्ति एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से नहीं निकाल रहा है, कहां से निकाल रहा है, फैट से। और कीटोन बॉडीज इतनी घातक है जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, दे आर वेरी वेरी टॉक्सिक। अगर शरीर में रह गई ज्यादा देर तक के लिए तो डेथ हो जाएगी। पर डे कितना यूरिया हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, कितना डिस्चार्ज करते हैं? डायबिटीज मिलाइटस के दो सिम्टम बताइए, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज यूज नहीं कर रही है। अच्छा कीटोन्यूरिया क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी जब ग्लूकोज यूज नहीं कर रही तो एनर्जी कहीं से तो निकालेगी। एनर्जी कहां से निकाल रही है, फैट से। और जब भी कभी फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, चेक करो फर्स्ट पेज पे, बताया था कि नहीं बताया था? फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पेज पे बताया था कि ग्लूकोज जब भी कभी फैट ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 प्लस वाटर प्लस साथ में कीटोन बॉडीज भी बनती है ना। अब एक इसको निकालेंगे, अब यूरिन रखेंगे तो है नहीं, यूरिन इतना खतरनाक है, उसको रखेंगे कि निकालेंगे, है ना? तो यूरिन को कहां पे इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उससे बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को एक नाम देंगे, मिक्चुरेशन।
ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मिक्चुरेशन इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज अंडर ए रिफ्लेक्स, अंडर ए रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब प्रतिवर्ती क्रिया, सही लिखा है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज अंडर ए रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। और इस रिफ्लेक्स का कोई नाम भी होगा, नाम में यही जोड़ दो, क्या जोड़ दो, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इट इज नोन एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इसका नाम होता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब ये कैसे काम करती है आइए इस पर डिस्कशन करें, फिर एनसीईआरटी एक साथ पढ़ते हैं। देखो जब भी कभी यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर की दीवार जो होती है ना, स्मूथ मसल की बनी होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है। जिसमें बहुत सारे सेंसर पाए जाते हैं, जिसको मैं बोलूंगा स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसमें बहुत सारे स्ट्रेच रिसेप्टर उनको बोलूंगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब सेंसर्स, समझो ये एक सेंसर्स है। बताओ यूरिनरी ब्लैडर की दीवार किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल। सर स्मूथ मसल क्या होती है, थोड़ा हिंट दीजिए। ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो अपने आप का काम करती है, उनको बोलते हैं स्मूथ मसल या चिकनी पेशियां, ठीक है ना। ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, आपने इसको पढ़ा होगा लाइफ में, अनैच्छिक पेशियां, हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती। अब बताओ उंगलियां, मैं चाह रहा हूं सिकोड़ ले रहा हूं, मैं चाह रहा हूं फैला दे रहा हूं, ऐच्छिक है क्या अनैच्छिक। जो हड्डी के ऊपर हो, जो हड्डी के ऊपर हो, हड्डी के टच में हो, वो ऐच्छिक पेशियां, और जो हड्डी के टच में ना हो, पेट में हड्डी है क्या, तो ये कैसी हुई, यूरिनरी ब्लैडर में हड्डी थी क्या, तो ये कैसी हुई, अनैच्छिक। अब समझ में आ गया होगा, तो ये अनैच्छिक होती है। इसको मैं लिख देता हूं, थोड़ा छींक दूं, अनैच्छिक कैसे, इसी को इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल, ठीक। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात अपने को क्लियर हो गई है। अब देखो जब ये यूरिनरी ब्लैडर लगभग आधा भर जाता है, और यहां स्फिंक्टर लगे होते हैं, स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर यानी वाल्व, वरना पता लगा खड़े हैं और नीचे से सब गीला हो गया, बूंद बूंद करके टपक गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाल्व होते हैं, बंद रखते हैं उसको, पता लगा अभी बन रहा है, खड़े हो गए, लीक कर गया, सर 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 चेक करिए, सर देखिए कुछ बह रहा है ना, यानी डायपर डायपर पहन के आना पड़ता। अभी हम लोग के जमाने में तो डायपर है, पुराने जमाने वाले लोग क्या करते हैं, भाई साहब आपकी लुंगी, भाई साहब आपकी लुंगी गीली हो गई, भाई साहब आपकी लुंगी गीली हो गई। चलो, तो यहां लगे होते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर समझो वाल्व की तरह होते हैं, वाल्व, लाइक अ वाल्व। और ये है हमारी यूरिथ्रा, यानी मूत्र वाहिनी, नहीं मूत्र मार्ग, सही है ना। और ये है यूरिनरी ब्लैडर, आपको पता है। इसी में यूरिन कलेक्ट होता है। और जब ये आधा भर जाता है, जब ये आधा भर जाता है तब सिग्नल पहुंच जाता है। देखो क्या लिख देते हैं, व्हेन
when it is half filled, half filled, ठीक है ना। और लगभग वो 300 से 400 ml आता है, लगभग 300-400 ml आता है, तब सिग्नल, तब ये खींचना चालू होते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर खींचने लगते हैं। when it is half filled, then stretch receptors are activated, ठीक है, ऐसा हो गया। अब जब 500 ml भर जाएगा, when 500 ml यूरिन इज प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, तो सिग्नल चला जाएगा, पता है कहां पे, सिग्नल जाएगा सेंसरी नर्व को। कौन सी नर्व को जाएगा, सेंसरी नर्व, इसको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका, है ना, संवेदी तंत्रिका। ये भेज देता है हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में तो बहुत सारे भाग हैं, ब्रेन भेज देता है पोन्स को, और पोन्स में ही होता है मिक्चुरेशन सेंटर। बताओ, एक क्वेश्चन और समझ में आ गया कि मिक्चुरेशन सेंटर कहां पे है, ठीक है ना। तो हुआ क्या एक्चुअली, आपके जब यूरिनरी ब्लैडर आधा भर जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर खींचना चालू होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब 500 ml भर जाता है तो ये सिग्नल चले जाते हैं, कहा पूरी तरह से खींच चुके होते हैं। अब ये सिग्नल कहां चला जाता है, सिग्नल चला जाता है अब सेंसरी नर्व में। सेंसरी नर्व वो होती है जो ब्रेन की तरफ जाती है, जो ब्रेन से दूर आती है उनको बोलते हैं मोटर। बताइए, जो ब्रेन की तरफ जाएगी सेंसरी, जो ब्रेन से दूर आएगी, अभी बताओ ब्रेन की तरफ जा रही है कि ब्रेन से दूर आ रही है, तो बताओ। जब ये आधा भर गया तुरंत स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड। और जब आधा 500 ml भर गया तो सिग्नल भेज दिया, सिग्नल चला गया कहां पे, ब्रेन में। ब्रेन के किस भाग को, पोन्स, पोन्स में क्या है, मिक्चुरेशन सेंटर। अब पोन्स रिस्पॉन्स करेगा, भाई भर गया है छलक जाएगा, भर गया है छलक जाएगा, इसलिए अब ये ऑर्डर देगा, ऑर्डर देगा। अच्छा, ब्रेन से दूर जा रहा है, ऑर्डर यहां आ रहा है, पहले यहां से यहां गया था, यहां से यहां गया था सेंसरी, अब यहां से ऑर्डर आ रहा है, इसी को ऑर्डर आ रहा है। किसको ऑर्डर आएगा, इसको आएगा, इसको और इसको आएगा, इसको और इसको आएगा, तीनों को आएगा, जो तीन चीजें लिखी उनको आएगा। क्या ऑर्डर आएगा देखते हैं, ऑर्डर तो आते रहते हैं, डेटे लगती रहती है। अब देखो यहां से क्या होगा, मोटर नर्व सिग्नल लेके आएगी, मोटर नर्व सिग्नल लेके आएगी, एक इसको देगी, एक इसको देगी, एक इसको देगी। ये कौन सी नर्व है, मोटर नर्व। देखो ये स्टिमुलस को ले जाती थी, इसको, ये स्टिमुलस को ले गई थी, स्टिमुलस यानी संवेदना, स्टिमुलस यानी संवेदना, ये संवेदना को ले गई थी और ये रिस्पांस को ले आई, ब्रेन के रिस्पांस को ले आई। देखो संवेदना को ब्रेन तक कौन ले गया, सेंसरी नर्व की मोटर नर्व, ठीक है ना। ब्रेन के किस हिस्से को ले गया, पोन्स ने ऑर्डर दिया, पोन्स ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देना मतलब रिस्पांस करना, रिस्पांस किया, और रिस्पांस वापस कौन ले जाता है, मोटर नर्व। मोटर नर्व उसी जगह पे रिस्पांस ले जाएगी। अरे जहां से क्वेश्चन उठा वहीं से में तो उत्तर दिया जाएगा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हम इनको थोड़ा ना बताने लगेंगे। यहां आया कि यूरिनरी ब्लैडर ने पूछा हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो, स्फिंक्टर ने कहा हमें कब रिलैक्स होना है, यूरेथ्रा ने कहा हमें भी बता दो भाई। तो ये सारे सवाल गए कहां पे, ब्रेन में। ब्रेन के पोन्स ने जवाब दिया, अब तुम सिकुड़ो, अब तुम सिकुड़ जाओ। क्या क्या सिग्नल आया, इसको सिग्नल आया कॉन्ट्रैक्ट होने का। रुक जाना थोड़ा, इसी में लिख देते हैं तो आपका समय भी बचेगा और वो भी थ्योरी भी बच जाएगी। इसको आया कि तुम ऐसा है, तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब तुम सिकुड़ जाओ, सिकुड़ने का आदेश आया। अब खुद बताओ, अगर ये सिकुड़ेगा तो बताओ वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ठीक है। उसी प्रेशर के कारण ये इसको आया आदेश रिलैक्स होने का, रुक जाना भी, इसको आया रिलैक्स होने का, रिलैक्स मतलब शिथिल। इसको कहा गया तुम जो ऐसे सिकुड़े हो ना, ऐसे, ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, ये उसका छेद है, होल,
ये इसको ऐसे कस के पकड़ा हुआ है इधर। जैसे गुब्बारे में हवा भर लो, गुब्बारे में पानी भर दो और मैं ऐसे पकड़ा रहा हूँ उसका सिरा, तो क्या पानी गिरेगा नीचे? लेकिन अगर मैं धीरे धीरे अपने हाथ को रिलैक्स करूं तो पानी बूंद 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 गिरेगा, और पूरा छोड़ दूं तो धार बह जाएगी। कंफर्म है कि नहीं है? वैसे यहाँ पे देखो, ये धीरे धीरे अभी ऐसे पकड़ा हुआ था, अब ये रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो ये पैसेज यहाँ से साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पैसेज यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये देखो यहां से आने लगेगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, इसको भी फैलना पड़ेगा। इसको क्या आदेश आया? इसको आदेश आया, बताओ क्या करने का? इसको भी क्या आदेश आया? रिलैक्स। रिलैक्स यानी इसको भी कहा गया तुम भी शिथिल हो जाओ भाई, तुम भी फैल जाओ। जब ये फैल जाएगा तो ये जो ट्रैक है ये चौड़ा हो जाएगा, ट्रैक चौड़ा हो जाएगा एकदम। देखो एकदम यहां से सर, है ना, यहां से सर बाहर आ गया, यानी क्या हो गया? यूरिन पास आउट, यूरिन पास आउट, यूरिन पास आउट, मूत के बहा दिया, यूरिन पास आउट। अब समझ आ गई पूरी स्टोरी? एक बार देखो, अच्छा मुझे आई मेरे वाले, मैं अपना बता दूं, मेरी आई तो कैसे जाएगी? मुझे आ रही है, आ रही है वो, नहीं आपको छोड़ के कैसे चले जाए? आपके लिए हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब आपके लिए उसको छोड़ सकते हैं, है ना? सुनो मेरी बात, अब अगर मुझे आई तो मेरा आधा भर चुका है, अच्छा मेरे यूरिनरी ब्लैडर को पता चल चुका है, और जब 500 बढ़ जाएगा तो तुरंत सिग्नल यहां से आएगा। देखो इधर, इधर से इधर आएगा, मतलब इधर से इधर कहां? यूरिनरी ब्लैडर से कहां आएगा? अच्छा यहाँ पे आएगा ब्रेन में। अच्छा ब्रेन के भी किस हिस्से? ब्रेन में तो बहुत हिस्से हैं, ब्रेन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट, फलाना धमाका डिपार्टमेंट। किस डिपार्टमेंट को जाएगा? फोन्स के डिपार्टमेंट को जाएगा, वो क्योंकि इसका सेंटर वहीं पे है। फोन्स को पता लगा, फोन्स लगा अच्छा भर गया, छलकने वाला, रुको अभी भेज रहे सिग्नल। उसने तुरंत एक दूसरे नर्व को ऑर्डर दिया, जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, कहीं ऐसा ना हो छलक जाए, उसकी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, है ना? तुरंत वो आया सिग्नल लेकर के, और कहां पे आया? 3 जगह लेके आया। मेरे यूरिनरी ब्लैडर को देखिए, आपके सामने निकाल के मैंने प्रस्तुत किया है। तो यूरिनरी ब्लैडर पे क्या हाल है, क्या सिग्नल आया कि भाई सिकुड़ जा। अगर सिकुड़ेगा तो वॉल्यूम कम की ज्यादा, तो प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया है तो मुझे आने ही वाली है। अच्छा अब देखो, यहां देखो, इस स्फिंक्टर को क्या आदेश आया? तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर नहीं रिलैक्स होगा तो फट जाएगा। इसीलिए ये जो ऐसे पकड़ा हुआ था टाइट, अब ये रिलैक्स हो गया, यानी बूंद बाहर आई, ठीक है ना? फिर ये, अब यहाँ पे ये भी फैल गया, अब धार बाहर आई, और उसके बाद सुसु कर दिया। हाँ ज्यादा सुसु मत करो, बहुत बुरी आदतें मम्मी ने डलवाई हैं, बचपन में ऐसे करती थी तो मैं करता था सुसु। दिख रहा है यहाँ पे? पहले ऊपर का लिख लो, फिर ये पहले लिख लो, फिर इसको ऊपर कर देंगे। ऐसे बनाइएगा कि पूरा एक साथ आ जाए। और जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो ये बात अभी से क्लियर कर लो, जो भी नर्व संवेदना को ब्रेन तक ले जाती है उसे सेंसरी, और जो वापस लाती है उसे मोटर। मोटर को क्या कहते हैं? हाँ, मोटर को। ऊपर वाली लाइनें तो लिख ली होंगी ना आपने? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स लिख लिया है ना?
फिनिश्ड। यूरिनरी ब्लैडर किसका बना होता है? स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल किसे बोलते हैं? अनैच्छिक पेशियां, यानी जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो। स्मूथ मसल की दीवार में बहुत सारे स्ट्रेस रिसेप्टर लगे होते हैं, यानी सेंसर्स, जो यूरिन के बनने पर फैल जाते हैं, और जब फैलते हैं यानी एक्टिवेट हो गए, और जब 500 ml यूरिन बन गया इसमें या भर गया, तो फिर सिग्नल चली जाती है कहां पे? सेंसरी नर्व से ब्रेन में, ब्रेन से पोन्स पे, पोन्स से चली जाती है मोटर नर्व में, मोटर नर्व रिस्पॉन्स लेके आता है 3 जगह, इन दोनों को लेके आता है फैलने का, और इन दोनों को इसको लेके आता है सिकुड़ने का। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार क्या हुआ। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मिक्चुरेशन। यूरिन पास आउट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। और ये एक रिफ्लेक्स के तहत हुआ, और रिफ्लेक्स में नर्व इन्वॉल्व होती है, आपको दिखा। हो गया फिनिश। ब्रेन का काम है सिग्नल को रिसीव करके डिसीजन देना, यानी रिस्पॉन्स देना, जो यहाँ आपको साफ दिख रहा है। और एक क्वेश्चन और आएगा, मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ होता है? आंसर आएगा पोन्स। आंसर आएगा पोन्स। एक स्वस्थ व्यक्ति पर डे कितना यूरिया डिस्चार्ज करता है? अच्छा, हमने 20 से 25 भी कुछ पढ़ा था, वो CO2 की सॉल्युबिलिटी थी। CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में? O2 के कंपेयर में। किसके कंपेयर में? O2 के कंपेयर में। बढ़े आगे। क्या यूरिनरी ब्लैडर हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि अनैच्छिक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए एनसीईआरटी
अब देखो पढ़ रहा हूं, ये एक एक लाइन कवर मिलेगी आपको। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन एंड अल्टीमेटली कैरीड टू यूरिनरी ब्लैडर। आपको पता है यूरिन बनने के बाद कहां इकट्ठा होने जाता है? यूरिनरी ब्लैडर, बताया था मैंने। यूरिन बना कहां बना? नेफ्रॉन्स में। लेकिन यूरिन शब्द कहां आया? कलेक्टिंग डक्ट में। याद आया? क्या कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट था? नहीं सर। फिर आगे क्या बोला गया? अल्टीमेटली उसको लाया गया, कहां लाया गया? यूरिनरी ब्लैडर तक, जहां पे उसको स्टोर किया गया जब तक कि वॉलेंट्री सिग्नल सीएनएस से ना आ जाए। अब रुकना जरा, यहां पे रुकना, ये लाइन अभी मैंने कवर नहीं करी है, ठीक है? सीएनएस से ना आ जाए। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? उन्होंने बोला जब ये सिग्नल, तब मतलब उन्होंने बोला ये सिग्नल इनिशिएट तभी होगा जब स्ट्रेच रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर का क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, कब एक्टिवेट होता है? जब ये भरेगा। किससे भरेगा? कितने एमएल भर जाने से होगा? 500 पे एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना? इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल, मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं, जो दीवार में थे, किसकी दीवार में थे? ब्लैडर ने। उसने सिग्नल कहां भेज दिया? सीएनएस यानी ब्रेन, सीएनएस यानी ब्रेन को भेज दिया। और ब्रेन में भी क्लियर नहीं किया कहां भेज दिया। ब्रेन ने कहां भेज दिया? पोन्स के मिक्चुरेशन सेंटर को। अच्छा, मिक्चुरेशन सेंटर ने अब समय रिस्पॉन्स किसको दे दिया? मोटर नर्व को। अच्छा, मोटर नर्व रिस्पॉन्स लेके कहां चली आई? अब रिस्पॉन्स लेके आई, क्या रिस्पॉन्स लेके आई? कॉन्ट्रैक्ट करो, किसको? स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर। ये सब मैं बता चुका हूं। और उसी समय एक और काम कह रही, उसी समय एक और काम करने लगी, रिलैक्सेशन किसका? यूरिथ्रा के स्फिंक्टर का, और कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। देखो इन्होंने दो ही चीज लिखा है, तीसरा काम होता है यूरिथ्रा का फैलना। तीन सिग्नल लेके आती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन, और कह रहा है एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये सब कवर कर दिया है। एक लाइन यहां पे ऐड कर लेना लास्ट में, आप नोट करके लिख लीजिएगा। द होल द सिग्नल, एक मिनट। प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन इज वॉलेंट्री, प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन इज वॉलेंट्री। ये देखो, ये प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री की स्पेलिंग ये, यानी अच्छिक। प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन इज वॉलेंट्री एंड अंडर सीएनएस, एंड अंडर सीएनएस, अंडर सीएनएस। और सीएनएस को बोलते हैं ब्रैकेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, क्या बोला मैंने? ये बोला कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये इच्छा के कंट्रोल में होगी। हमारी यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अनैच्छिक है, लेकिन हमारा जो सिग्नल गया वो ऐच्छिक होगा, वो ऐच्छिक होगा। सिग्नल जा रहा है ब्रेन को, स्ट्रेच रिसेप्टर के खींचने से वो ब्रेन को पता चलेगा। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? अच्छा, एक बार बताओ, यूरिन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, आपको फीलिंग होने लगती है कि अब आपको यूरिन जाना है ना? लेकिन कुछ देर तक रोक सकते हैं, आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है कि आप कुछ देर तक कंट्रोल कर सकते हो, है ना? जैसे मान लो अभी ब्रेक होगा, अभी आपको यूरिन आई भी होगी तो सोच रहे होगे अभी तो ब्रेक होने ही वाला है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर बैठ लेते हैं, लेक्चर पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे। होता है नहीं होता ये? तो ये हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल हुआ कि इनवॉलेंट्री? लेकिन आप पता लगा बहुत तेज आई है और सोचोगे जब तक लेक्चर खत्म होगा तब तक तो इधर कुछ बह जाएगा, नदियां बह जाएंगी। तो क्या करेंगे? तो लेक्चर के बीच से उठ के और निपट आएंगे। निपटना जानते हो ना? लू, आई वांना गो लू, है ना? चलो, तो इसका मतलब क्या? फिर क्या हो जाएगा? उस लेक्चर के बीच में ही निपट आएंगे, वरना क्या हो जाएगी? इनवॉलेंट्री कंट्रोल हो जाएगा। क्यों? एक लिमिट तक ही वॉलेंट्री कंट्रोल है, उसके बाद क्या हो जाता है? एक लिमिट तक ही आपका कंट्रोल है, उसके बाद क्या हो जाता है? इनवॉलेंट्री हो जाता है, इनवॉलेंट्री। इसलिए इन्होंने बार बार वॉलेंट्री शब्द बताया, इसलिए मैंने क्लियर करा दिया। समझ में आई बात?
बताओ, मिक्चुरेशन वॉलेंट्री प्रोसेस है बट अप टू ए लिमिट। अच्छा, उसके बाद लिमिट खत्म हो जाती है, लिमिट खत्म हो जाएगी तो आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और वॉलेंट्री है केवल उसको यूरिन निकालना, देखो निकालना आपके पक्ष उसमें। अच्छा एक बार बताओ, हम देखो मजाक में बोल रहे हैं लेकिन उसको सीरियसली मत लेना, ऐसे बता रहे हैं। मानो हमें यूरिन आई है और मैं यूरिन करने के लिए खड़ा हो गया, आपने कहा अरे अरे सर, रुकेगी नहीं, बहती रहेगी, कंट्रोल ही नहीं है। एक बार यूरिन डिस्चार्ज करने लगे तो कंट्रोल नहीं होगा। बोलो कहां तक है कंट्रोल? केवल यूरिन ड्रॉप, यूरिन के ड्रॉप को बाहर निकालने तक का। जब वो ड्रॉप निकलने लगा, बीच में रोक के दिखाओ पीछे। अरे तो आपकी बॉडी में लात मारने के लिए थोड़ा तैयार की गई है ना? पीछे से लात मार दो रुक जाएगी, तब भी नहीं रुकेगी, है ना? एनीवे, जब फुल ब्लूम पे हो और उसके बाद क्या बोले कोई आप रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकते, है ना? अरे आपके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी प्रैक्टिस, इन्होंने प्रैक्टिस करी होगी आपने प्रैक्टिस करी होगी बहुत बाथरूम में। अरे आपने दूसरों को रोक दी, सही है। यहाँ रोकने रुकाने की बात ना करो, यहाँ बात को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। तो वॉलेंट्री मतलब एक बार अगर इसको डिस्चार्ज करना चालू कर दिया, अब टोटल वर्क कैसे हो जाएगा? रिफ्लेक्स में। अब टोटल वर्क कैसा रहेगा? रिफ्लेक्स में। अच्छा, क्या ये बात हम लोग ने पढ़ी थी कि हमारी बॉडी जीएफआर को कंट्रोल कर सकती है? नहीं पढ़ा, बताया था, लेकिन हमारी बॉडी में जीएफआर को कंट्रोल करने की क्षमता है। हमारी बॉडी में जीएफआर को बदला जा सकता है, ज्यादा है तो घटाया जा सकता है, कम है तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन अच्छा बताओ अभी पहले। हाँ पहले वो लाइन पूरी, एक और थोड़ी सी लाइन है वो खत्म करो, आगे का भी लाइन खत्म करो। ये ह्यूमन एक्सक्रीट एन एन एवरेज लगभग 1.5 लीटर, है ना, पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर, इसी को बोलते हैं पेल येलो कलर। वाटरी फ्लूइड है, 95% पानी है। पीएच है हल्का एसिडिक, लगभग 6, डिपेंड करता है डाइट पर। कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है, यानी स्मेल होती है, स्मेल का कारण बता दिया था, अमोनिया। अच्छा, एवरेज कितना यूरिया निकालते हैं? 25 से 30 ग्राम यूरिया डिस्चार्ज करते हैं, कब? पर डे। अच्छा, बहुत सारी कंडीशन होती है जो इसको अफेक्ट कर सकती है, किसको? यूरिन को। जैसे अगर किसी का यूरिन हम चेक करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे? कई सारे डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, और किडनी की माल फंक्शनिंग का पता कर सकते हैं कि किडनी सुचारू रूप से काम कर रही है कि नहीं। जैसे ग्लूकोज के बढ़ने को क्या बोलते हैं? कीटोन बॉडीज बनने को क्या बोलते हैं? ऐसा किसके यूरिन में होगा? यूरिन ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, यूरिन ऑफ डायबिटीज मिलाइटस। स्वस्थ व्यक्ति में ऐसा नहीं होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस। बताओ, सब एनसीईआरटी के हैं। यूरिकोटैलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजन बेस्ड इज फाउंड इन। यूरिकोटैलिक किसमें होता है? रेप्टाइल और बर्ड्स, आरबीआई लिमिटेड। तो कौन सा आंसर सही हुआ? पहला। अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल इन। अमोनिया सबसे ज्यादा किसमें होता है? बोनी फिश में। जबकि मैरीन फिश में क्या था? यूरिया। मैरीन फिश में क्या था? यूरिया। मैरीन फिश का दूसरा नाम कार्टिलेजिनस फिश। चलो अब ये वाला बताओ। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म, यानी वही पेस्ट के रूप में। यूरिकोटैलिक एनिमल, सेमी सॉलिड मतलब अर्ध तरल, अर्ध तरल मतलब पेस्ट, याद है, पेस्ट या पिलेट्स के रूप में। Which of following set of animal
प्रोड्यूस द सेम सब्सटेंस, मतलब निम्नलिखित में से किसमें सेम केमिकल निकलेगा, सेम चीजें, यूरिया निकल रहा है तो यूरिया ही निकालेंगे सारे, अमोनिया है तो अमोनिया ही निकालेंगे, यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड। देख के बताइए, फिश पानी में रहती है और इसका अमोनिया हो सकता है, पिजन यूरिया, फ्रॉग का यूरिया, तो ये गलत हो गया। कैमल मैमल है, ये इंसेक्ट है, अलग हो गया, इसके इंसेक्ट में होता है यूरिक एसिड, ये होता है यूरिया, और स्नेक में भी यूरिक एसिड। फ्रॉग, मंकी और डॉग, फ्रॉग है लैंड एम्फिबियन, मंकी और डॉग मैमल है, आंसर आ जाएगा थर्ड। मोस्ट ऑफ ऑल, मतलब कह रहा है एक्वाटिक एनिमल अमोनिया निकालते हैं, कह रहा है इसके हिसाब से एक स्टेटमेंट सही नहीं है, वो कौन सा है जरा देखो। सी नहीं, सही नहीं है। अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म, दैट इज यूरिया। जो अमोनिया निकालेंगे उसमें यूरिया कहां बनता है, नहीं बनता है ना। देखो क्या लिखा है, all almost all the aquatic animal excrete ammonia as the nitrogen based product, which of following is not the agreement with this situation, मतलब इस सिचुएशन से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, डी वाला, ये तो हम लोग के लिए मैच करेगा। कह रहा प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के उभार को हमने नाम दिया था कैलिसिस, क्या नाम दिया था, अपने नोट्स में चेक करना, कैलिसिस। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, क्या रीनल कॉप्सल्स या मालपिगियन बॉडी, रीनल कॉप्सल्स का दूसरा नाम मालपिगियन बॉडी। इन विच पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैमल यू कैन फर्स्ट यूज द टर्म यूरिन फॉर फ्लूइड एट इट कंटेन्स, टर्म यूरिन पहली बार कहां इस्तेमाल किया था, कलेक्टिंग डक्ट, देख लो। Efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called, क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, कह रहे efferent arteriole नेफ्रॉन के चारों तरफ लिपट गई तब उसे क्या कहेंगे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, बोलो सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, पढ़ के बताइए। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता, हाँ सही है, एक बार सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी होता है, गलत, गलत हो गया ये। अच्छा फिर डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ये तो सही है, ये तो सही है ना, तो ऑल तो हो नहीं सकता, तो नहीं नहीं, यहां पे भी तो हो सकता है ना, नॉट प्रेजेंट और लेस डेवलप्ड, हाईली रिड्यूस्ड, तो अब हम इसको पूरी तरह से सही नहीं मानेंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट ये उतना सही नहीं है, ये परफेक्टली राइट है। ये बताइए, मैमेलियन किडनी में बोमेन कैप्सूल कहां होता है, कॉर्टेक्स में, जबकि लूप ऑफ एनले कहां होता है, मेडुला में, तो ये कौन सा पहला मैच कर गया। ये किडनी में क्या पूछ रहा है, कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लिख की लेबलिंग है, रीनल वेन कौन सी है, ये देखो वेन कौन सी है, रीनल वेन, ये तो डार्क है, ये तो सेकंड, और वेन हमेशा मोटी होती है आर्टरी से, ये देखो इस पे एनसीईआरटी का फिगर देखो, एनसीईआरटी का फिगर है एनसीईआरटी,
ये देखो सही कहा था मैंने, ये रीनल वेन ये थी, ये रीनल आर्टरी और ये यूरेटर, सही तो है, सेम वही था। ये देखो सेम वही था, ये बताया था मैंने सेकंड, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। और अगर रीनल वेन पूछ लेते तो फर्स्ट, और रीनल कॉलम ऑफ बटिनी पूछ लेते तो फोर, और अगर रीनल पेल्विस पूछते तो थर्ड। विच वन इज रिलेटेड टू यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैमल? कौन सा हार्मोन? हाँ एडीएच, एडीएच बताया था ना, अभी डिटेल में कल बताएंगे। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन अब आपके सिलेबस में नहीं है, खैर ये बताओ जीएफआर कितना था? 125 ml प्रति मिनट या 180 लीटर पर डे? सही है ना, 180 लीटर पर डे। जक्स्टा ग्लोमेरुलस फंस नहीं, ये अभी कल बताएंगे, ये कर लोगे शायद। कह रहे सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट है? देखो लूप ऑफ हेनले होगा, बोमेन डक्ट कलेक्टिंग डक्ट होता नहीं है, बोमेन कैप्सूल होगा, डीसीटी होगा, मतलब 1 3 4, ये 1 3 4 सी ऑप्शन। फिल्ट्रेशन स्लिट इज फॉर्म्ड बाई, फिल्ट्रेशन स्लिट कैसे बनेगा बताओ? इनर एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, अरे पोडोसाइट के बीच के गैप को बोलते थे, पोडोसाइट के बीच के गैप को बोलते थे। अच्छा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर, मतलब ऊपर जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, बट नॉट फॉर वाटर। देखो है कोई ऑप्शन? सोडियम है, सोडियम के लिए होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू द ब्लड, पीसीटी, और मिनिमम बोल देता तो लूप ऑफ हेनले, ये तो कर ही लोगे। ग्लोमेरुलस क्या कह रहा है? लेवल एक्स, एक्स क्या है जरा देखो, वासा रेक्टा, एक्स क्या है? वासा रेक्टा, वासा रेक्टा का फंक्शन क्या है? तो वासा रेक्टा और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट, और वासा रेक्टा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा लिविंग द ब्लड, नहीं तो कौन सा हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा, दोबारा रीअब्जॉर्ब करके ले आएगा ना चीजों को। हाँ नेफ्रॉन में वाटर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन, वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहां पे होगा? पीसीटी में 70 से 80%, बोलो क्लियर है? 70 से 80%। अच्छा सोडियम एंड क्लोराइड बोथ आर रिमूव्ड बाय, सोडियम और क्लोराइड दोनों कहां से निकलेगा बताओ? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, या फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी, दोनों जगह से निकल सकता है भाई, मिनरल तो दोनों ही जगह जाते हैं ना। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब समझते हो? कल बोला था ये टर्म, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जहां पे होके ही रहेगा, जितना भी पानी आए उसका 70 से 80% पानी तो होना ही होना है एब्जॉर्ब, लेकिन बाकी का आगे होगा कि नहीं डीसीटी में ये तय करेगा बॉडी और हार्मोन, बॉडी और हार्मोन। तो आंसर बताओ? हाँ ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब 70 से 80% पानी, 70 से 80% पानी पीसीटी में एब्जॉर्ब होगा। हाँ ये अभी पढ़ाया नहीं है, इसका कल पढ़ोगे आप, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और वॉल्यूम दो हार्मोन मिलके करते हैं मेंटेन, कौन से दो हार्मोन? दोनों बताए थे, एडीएच और एल्डोस्टेरोन, लेकिन डिटेल में कल चलेंगे, डिटेल में कल चलेंगे। अच्छा फिर ये तो हो जाएगा, ये सब आगे का है, अब इतना बचा नहीं है, तो मेन इधर वाले हमने मोस्टली करा दिए हैं, ठीक है, बाकी कल इसके आगे बढ़ेंगे।